अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख्वाब हमेशा बड़ा देखें। ख्वाब देखने का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप कौन हैं, आपका रंग व नस्ल क्या है और आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताऊंगा जिसने ना सिर्फ एक ख्वाब देखा बल्कि इस ख्वाब को हकीकत में भी बदल दिया। इनका नाम है निर्मल पूजा। निर्मल पूजा, जिन्हें लोग प्यार से निम्स डाई के नाम से जानते हैं, एक नेपाली माउंटेनियर है। इनकी कहानी आम से ख़ास तक की है। निम्स का ताल्लुक नेपाल के एक छोटे से गांव से है जहां पर उनके ख्वाबों ने उड़ान भरी। निम्स को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ था। उनकी ज़िंदगी का सफ़र आम नेपाली लोगों की तरह शुरू हुआ, लेकिन उनका पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून उन्हें आम रास्तों से अलग ले गया। निम्स को शुरू से मिलिट्री में जाने का शौक़ था और उनका यह ख्वाब था कि वो ब्रिटिश आर्मी की गुरखा यूनिट में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उनका यह ख्वाब 2003 में हकीकत बना। सिर्फ 6 साल बाद ही वो पहले गुरखा बने जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के SPS यूनिट में शमूलियत इख्तियार की। SPS यूनिट को ब्रिटिश आर्मी में सबसे एलीट फोर्स माना जाता है। इस मिलिट्री एक्सपीरियंस ने ना सिर्फ उन्हें फिजिकली मजबूत किया बल्कि उनके अंदर एक ऐसा जज्बा भी भर दिया जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता था। लेकिन उनका असल जुनून जो था वो माउंटेनियरिंग था। निम्स का माउंटेनियरिंग का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग किया। इस सफ़र ने उनके अंदर एक नई आग लगा दी। माउंटेन क्लाइंबिंग में उनका पहला कदम था माउंट एवरेस्ट को सर करना। ये पहला कदम ना सिर्फ उनके लिए एक आगाज़ था बल्कि एक बड़े सफ़र की शुरुआत था। उन्होंने महसूस किया कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो दुनिया को हैरान कर देगा। इस सोच के साथ निम्स ने एक नामुमकिन लगने वाले चैलेंज को कबूल किया। उनका इरादा था कि वो दुनिया के जो 14,8,000 पीक्स है उनको सिर्फ 7 महीनों में फतह करेंगे। निम्स के लिए ये सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग का चैलेंज नहीं था बल्कि अब ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद भी था। उन्होंने इस सफ़र से ना सिर्फ अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना था बल्कि उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाना था कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। इन पहाड़ों पर जाना जान जोखिम में डालने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हवा, बर्फ़ और एवलांचेस का खतरा बना रहता है। रेनहोल्ड मैस्नर, जो माउंटेनियरिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको ये काम करने में 16 साल लगे थे, क्योंकि एक पहाड़ पर चढ़ने की जो मुहिम है वो कम से कम 1 या 2 महीने लंबी होती है। निम्स का 14 पहाड़ों पर चढ़ने का ये फैसला उनके पैशन को दुनिया के सामने लाने वाला था। ये सफ़र सिर्फ उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का इम्तहान नहीं था बल्कि इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ का भी इम्तहान। हर पहाड़ उनके लिए एक नई दुनिया था जहाँ पर नई मुश्किलात उनका इंतज़ार कर रही थी। निम्स ने इस मुश्किल सफ़र के लिए एक टीम बनाई। ये एक ऐसी टीम थी जो कि ना सिर्फ तजुर्बाकार थी बल्कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा और यकीन भी था। हर एक टीम मेंबर की अपनी एक खासियत थी। किसी को मुश्किल रास्तों का इल्म था तो कोई एमरजेंसी सिचुएशंस का तजुर्बा रखता था। निम्स की क़यादत में ये टीम एक दूसरे की ताकत बनी। निम्स ने जब ये ऐलान किया कि वो 2019 में सिर्फ 7 महीनों में 14 पहाड़ों को फतह करेंगे तो माउंटेनियरिंग से जुड़े लोग उनकी चर्चा करने लगे। हर कोई ये जानना चाहता था कि ये जुनूनी आदमी कौन है, क्योंकि इससे पहले निम्स का नाम किसी ने नहीं सुना था। इससे पहले 8,000 मीटर पहाड़ों को फतह करने का जो कम से कम वक्त था वो 7 साल का था। निम्स ने ऐलान किया कि अगर वो ज़िंदा रहे तो वो ये काम 7 महीनों में कर दिखाएंगे, और उन्होंने ये काम 6 महीनों और 6 दिन में कर दिखाया। और इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा प्रोजेक्ट पॉसिबल। उन्होंने अपने इस मिशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। फ़ेज़ 1 नेपाल में होगा, जहाँ पर वो नेपाल में पाए जाने वाले 8,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को अप्रैल और मई में फतह करेंगे। फ़ेज़ 2 पाकिस्तान में होगा, जहाँ पर वो नांगा पर्वत और केटू जैसे पहाड़ों को फतह करेंगे, और वो ये काम जून और जुलाई में करेंगे। फ़ेज़ 3 के लिए वो तिब्बत जाएंगे, जहाँ पर पहाड़ों को फतह करने के लिए उन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी। बहरहाल उनका सफ़र अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और उनकी पहली मंजिल थी अन्नापूर्णा। अन्नापूर्णा एक ऐसा पहाड़ है जिसे माउंटेनियरिंग वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। अन्नापूर्णा की क्लाइंबिंग में आपको बर्फ़ के तूफानों और छुपी हुई गहराइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन निम्स और उनकी टीम ने दिखाया कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। बिलाखिर 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने अन्नापूर्णा को फतह कर लिया। अन्नापूर्णा को फतह करने के बाद निम्स और उनकी टीम में एक नई जान आई, उनके अंदर एक नई हिम्मत आई। उनकी दूसरी मंजिल धौलागिरी थी, जो कि 8,167 मीटर ऊंची है। ये पहाड़ अपने तेज़ हवाओं और वर्टिकल रास्तों के लिए मशहूर है। इस पहाड़ ने निम्स और उनकी टीम की न सिर्फ हिम्मत को आजमाया बल्कि उन्हें इस चैलेंज के मुश्किल होने का एहसास भी दिलाया। लेकिन मुश्किलात का सामना करने का असल फन ये है कि आप हार नहीं मानते। यही निम्स और उनकी टीम ने किया। निम्स और उनकी टीम ने 12 मई 2019 को धौलागिरी को भी फतह कर लिया। उनकी तीसरी मंजिल कंचनजुंगा थी, जो कि 8,586 मीटर ऊंची चोटी है।
15 मई 2019 जब उनके सफर का 22वां दिन था, उन्होंने कंचनजुंगा को भी फतह कर लिया। अब कंचनजुंगा के बाद उनका जो अगला सफर था वो माउंट एवरेस्ट का था, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए नहीं आए थे। वो सिर्फ 48 घंटों के अंदर माउंट एवरेस्ट, मकालू और लोटसे को भी फतह करना चाहते थे। ये नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 5 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं दुनिया में। और इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किया था कि किसी ने 48 घंटों के अंदर इन तीनों पहाड़ों को फतह किया हो। माउंट एवरेस्ट पर उस दिन वेदर बहुत अच्छा था और 300 से 400 क्लाइंबर्स जो है वो माउंट एवरेस्ट के समिट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए क्लाइंबर्स की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। निम्स ने अपने कैमरे से तस्वीर ली और इंटरनेट पर डाल दी और ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो गई। बिला आखिर वो 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के समिट पर पहुंचने पे कामयाब हो गए। यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर ऊंचा पहाड़ है। अगले दिन यानी 23 मई को वो लोटसे के समिट पर पहुंचे। लोटसे की जो ऊंचाई है वो 8,516 मीटर है। उसके बाद मुकालू की बारी थी, जहां पर वो समिट पे 24 मई को पहुंचे। 48 घंटों में माउंट एवरेस्ट, लोटसे और मुकालू को फतह करने का ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 14 पहाड़ों को फतह करने का ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। हर पहाड़ उनके सामने एक नया चैलेंज पेश कर रहा था। ये सफ़र अपने पैशन को हासिल करने के साथ साथ हर कदम पर एक ज़िंदगी और मौत की जंग भी था। कुछ पहाड़ों पर तूफानी बर्फबारी और तेज़ हवाएं उनका इंतजार कर रही थी, तो कुछ पहाड़ों पर पथरीले रास्ते और बर्फ़ की फिसलन। कभी रास्तों को बदलना पड़ा तो कभी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पर कंप्लीट हुआ उनका फेज़ 1 जो सिर्फ नेपाल में था। अब बारी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के 8,000 मीटर पहाड़ों को बहुत खतरनाक माना जाता है। इनमें से एक है नांगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। नांगा पर्वत ने बहुत से माउंटेनियर्स की जान ली है। इसके बाद आते हैं हम काराकोरम में, जहाँ पर G1, G2, ब्रॉड पीक और फिर आता है K2 जो बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। नांगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है, इसके समिट पर निम्स और उनकी टीम 3 जुलाई 2019 को पहुंचे थे। नांगा पर्वत से वापस आते हुए निम्स का पाँव फिसल गया। वो नीचे गिर रहे थे, तकरीबन 100 मीटर नीचे गिर गए थे और गिरते हुए उन्हें एक रस्सी दिखाई दी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश से उस रस्सी को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। निम्स का कहना है कि उन्हें इस मिशन के दौरान अपने आप पर बहुत ज़्यादा यकीन था। वो हर रोज़ अपने आप से कहते थे कि मैं आज नहीं मरूंगा, शायद कल मर जाऊं। इसके बाद उनकी मंजिल ग्लेशियर ब्रह्म 1 थी, जो कि 8,080 मीटर ऊंची चोटी है। इसके समिट पर वो लोग 15 जुलाई 2019 को पहुंचे थे। ये उनके मिशन का 82वां दिन था। ग्लेशियर ब्रह्म 1 के बाद वो सिर्फ 3 दिन के अंदर यानी 18 जुलाई 2019 को ग्लेशियर ब्रह्म 2 के समिट पर पहुंचे थे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ 15 दिनों के अंदर G1, G2 और नांगा पर्वत को फतह कर लिया था। अब उनकी मंजिल जो थी वो K2 थी। K2 द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 की क्लाइंब इसलिए भी खतरनाक मानी जाती है कि इसके कैंप 4 से इसके समिट तक एक बहुत ही स्टीप रास्ता जाता है, जिसे बॉटल नेक भी कहा जाता है। बिला आखिर निम्स और उनकी टीम 24 जुलाई 2019 को K2 के समिट पर पहुंचे थे। उनके मिशन को 3 महीने और 1 दिन हुआ था। K2 के बाद उनकी अगली मंजिल ब्रॉड पीक थी, जिसका समिट 8,051 मीटर ऊंचा है। ये तारीख थी 26 जुलाई 2019। इसका मतलब है कि निम्स और उनकी टीम ने पाकिस्तान के 5 बड़े पहाड़ों को सिर्फ 30 दिन में फतह कर लिया था। अब शुरू होता है फेज़ 3, जहाँ पर उन्हें तिब्बत जाना था, जहाँ पर उनकी मंजिल मनासलू, छोयो और शीशा पंगमा थे। उनकी शीशा पंगमा पर चढ़ने की रिक्वेस्ट जो वो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि वो लोग मनासलू के बेस कैंप पे थे और चोयो जो है वो अगले हफ्ते बंद होने वाला था। वो जल्दी 22 सितंबर को चोयो के बेस कैंप पे पहुंचे और अगले ही दिन यानी 23 सितंबर को वो उसके समिट पे पहुंचे। ये चोयो का समिट 8,188 मीटर ऊंचा है। अब अगली बारी जो है वो मनासलू की थी। मनासलू जो है वो 8,163 मीटर ऊंचा है। इस दौरान उनकी माँ बीमार होगी और डॉक्टर जो है वो उनकी माँ के बारे में बहुत ज़्यादा होपलेस थे, लेकिन इसके बावजूद निम्स ने अपना सफ़र जारी रखा। वो मनासलू के समिट पर 27 सितंबर 2019 को पहुंचे थे और उनके सफ़र को 5 महीने और 4 दिन हुए थे। अब उनकी अगली मंजिल शीशा पंगमा थी, जिसकी परमिशन अभी लेना बाकी थी। निम्स को मालूम था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, इसलिए वो अपनी एप्लीकेशन नेपाली गवर्नमेंट के थ्रू डालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियन से मुलाकातें की। चाइनीज़ गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए उन्होंने 2 रास्ते अपनाए। पहले रास्ते में उन्होंने पॉलिटिशियन से मदद मांगी और दूसरे रास्ते में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से मदद मांगी। उनके फॉलोअर्स ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को ईमेल्स की, लेटर्स लिखे और ट्वीट्स की। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने देखा कि पूरी दुनिया निम्स को सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने बिला आखिर उनको परमिशन दे दी। शीशा पंगमा उनकी आखिरी मंजिल थी। ये पहाड़ 8,027 मीटर ऊंचा है। निम्स का कहना है कभी कभी आपको अगर कोई मुश्किल ख्याल आता है तो हो सकता है कि ये दूसरों के लिए नामुमकिन हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए भी नामुमकिन है। आखिरकार 29 अक्टूबर 2019 को वो शीशा पंगमा के समिट पर पहुंचे। शीशा पंगमा के समिट पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी माँ को रेडियो मैसेज भेजा।
कि माँ आपको याद है वो प्रोजेक्ट, आज वो प्रोजेक्ट पूरा हो और हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उनकी माँ इस पूरे मिशन के दौरान अपनी सेहत से लड़ती रही और उस वक्त तक जिंदा रही जब तक उनके बेटे ने अपने मिशन को पूरा नहीं कर लिया। निम्स और उनकी टीम ने अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को शिकस्त दी। एक मरतबा क्लाइंबिंग के दौरान उनका एक टीम मेंबर जख्मी हो गया था, जिसकी जान बचाने के लिए वो उसको कंधों पे उठाकर बेस कैंप तक लेकर आए थे। ये चीज़ जाहिर करती है कि निम्स और उनकी टीम सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी खड़े थे। निम्स और उनकी टीम ने जो किया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने दुनिया के 14 ऊंचे पहाड़ों को सिर्फ 7 महीनों में सर कर लिया था। 7 महीनों में क्या, बल्कि एग्जैक्ट टाइम जो है वो 6 महीने और 6 दिन था। इस कामयाबी ने उन्हें एक हीरो बनाया और पूरी दुनिया उनकी तारीफ करने लगी। नेटफ्लिक्स पर उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसका नाम है 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में देखी गई है और लोगों ने उनके जुनून और हिम्मत को बहुत सराहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में उनके सफ़र की पूरी दास्तान दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, कैसे उन्होंने अपने इरादों को मजबूत किया और कैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी कॉलिन पावेल के कोट से भी मैच करती है। There are no secret to the success. It is the result of preparation, hard work and learning from the failure. निम्स की ये कहानी सिर्फ एक सफ़र तक महदूद नहीं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है। इस किताब का टाइटल है बियॉन्ड पॉसिबल। इस किताब में उन्होंने अपने सफ़र की पूरी दास्तान बयान की है। इस किताब ने पूरी दुनिया में लोगों को मुतासर किया है और बहुत से लोगों को अपने ख्वाबों के पीछे भागने की हिम्मत दी है। निम्स की कहानी हर उस शख्स की कहानी है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन मुश्किलात के आगे हार मान लेता है। निम्स ने साबित किया कि अगर आप में जुनून है तो कोई भी चीज़ आपको कामयाबी हासिल करने से रोक नहीं सकती। उनका यह पैगाम बच्चों और बड़ों सब के लिए है कि सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। 16 जनवरी 2021 को निम्स ने एक और तारीख बनाई। उन्होंने K2 को विंटर सीजन में फतह किया है। वो अब तक ऐसा करने वाले दुनिया के पहले शख्स हैं। निम्स का मकसद सिर्फ पहाड़ों के समिट तक पहुंचना नहीं है बल्कि लोगों को इंस्पायर करना भी है। उनका कहना था कि मेहनत, लगन और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। निम्स ने अपने सफर में जो कुछ भी सीखा वो सबको बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा मत समझो क्योंकि हर काम से कुछ सीखने को मिलता है। जब हम किसी भी गोल को सेट करते हैं तो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, बल्कि इसके लिए कंटिन्यूस हार्डवर्क और डेडिकेशन की ज़रूरत है। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस।